शाम ढल चुकी थी जब बंधन मिला के उस बड़े से हॉल में सजे मंडप में पार्थ ठाकुर पावनी का हाथ पकड़कर फेरों के लिए खड़ा हो गया था। तभी अचानक एक जोरदार सीटी बजने की आवाज़ आती है। सारे मेहमान और घरवाले हैरानी से आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं, जहां प्राची खड़ी हुई थी और अपने अंगूठे व तर्जनी उंगली को मिलाकर मुंह में डाले सीटी मार रही थी। जैसे ही सबकी निगाह उस पर पड़ी, वो खुशी से चहकते हुए चिल्ला उठी, अरे मेरे एकमात्र भाई की शादी है, कोई मातम थोड़े न हो रहा है, तो खुशी मनाना बनता है ना। और जो घोड़े की तरह मुंह लटकाकर चले गए हैं, उनकी टेंशन हम क्यों ले। उसका इशारा साफ साफ वंदना और पूजा की तरफ था। हालांकि वो आरती जी से भी नाराज थी, पर अपनी माँ को अपशब्द कहना उसके संस्कार नहीं थे। फिर आगे बढ़ते हुए उसने वहीं लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और पार्थ एवं पावनी को फेरे शुरू करने का इशारा करके खुद वापस कुर्सी पर बैठ गई। पहले 3 फेरों में कन्या वर से आगे चलेगी, फिर बाद के 4 फेरों में वर आगे चलेगा। पंडित जी ने बारी बारी दोनों को देखते हुए कहा। पावनी पार्थ के आगे आ गई। पंडित जी ने विधि शुरू करा दी। प्राची गाना सुनते हुए उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। आज वो सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। वही इस गाने के बोल सुनकर पावनी के दिल में भी जैसे कोई कली चटक गई थी। पहला फेरा पूरा होने पर पार्थ ने पावनी को पहला वचन दिया, जब भी मैं जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या कोई भी धार्मिक कार्य करूँगा तो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा। क्या तुम्हें मेरे वामांग में आना स्वीकार है? पावनी ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। जिस तरह से मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, वैसे ही तुम्हारे माता पिता को भी सम्मान दूंगा, उन्हें भी अपना मानूंगा। क्या तुम्हें मेरे वामांग में आना स्वीकार है? पावनी ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा, फिर स्वीकृति में पलकें झपका दी। दूसरे फेरे का वचन भी दिया जा चुका था। मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और तीसरा फेरा पूरा हो गया। 3 फेरों के बाद पंडित जी ने पार्थ को आगे आने का इशारा किया। अब पार्थ आगे चल रहा था और पावनी उसके पीछे पीछे। अब तक आप घर की जिम्मेदारियों से मुक्त थे। विवाह के बाद मेरी ज़रूरतें पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथे वचन को पावनी ने निगाह नीचे किए हुए बोला तो पार्थ को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई थी। उसने एक अदा से अपना सर झुका के इस वचन को स्वीकार किया। पावनी तो जैसे दोनों जहां पा गई थी। वो बस चुपचाप किसी गुड़िया की तरह अपने आगे चलते हुए पार्थ का हाथ थामे एकटक उसे देखती फेरे पूरे कर रही थी। घर के हर मामले में आप अगर मेरी सलाह लेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अरे हमारे दूल्हे राजा हर वचन मानने को दिलो जान से तैयार है। मजाल है तुमसे पूछे बिना पत्ता भी हिला दे। प्राची ने पार्थ की चुटकी ली। उसकी बात पर सब मेहमान हंस पड़े। वही पावनी का चेहरा गुलाबी पड़ गया था। आप कभी भी सामाजिक रूप से मेरा अपमान नहीं करेंगे। तुम्हारा मान मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ से ऊपर होगा। पार्थ ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और दूसरी औरतों को माता की तरह सम्मान से देखेंगे। अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पार्थ ने हैरानी से पावनी को देखा। उसकी निगाहें मानो शिकवा कर रही थी कि अभी भी इस बात के लिए वचन देना होगा क्या। प्राची ने पार्थ के चेहरे के भाव को देखा तो उसे हंसी आ गई। क्यों तरपा रही हो मेरे शरीफ भाई को? दूसरी औरतों को क्या, आदमियों को भी भाई बाप की नज़र से देखेगा वो। अब स्वीकार कर लो उसकी अर्धांगिनी बनना। हॉल में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। वही पार्थ ने बनावटी गुस्से से अपनी बहन को देखा और मुंह फुला लिया। फिर पावनी और पार्थ मंडप में वापस बैठ गए। फेरे पूरे हो चुके थे, इसलिए पावनी पार्थ के दाईं ओर की बजाय बाईं ओर बैठ गई थी। इसी तरह हंसी मजाक के बीच मंगलसूत्र वगैरह पहनाने की विधि भी पूरी हो गई। अब पावनी और पार्थ काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। प्राची की मौजूदगी ने माहौल को बहुत खुशनुमा बना दिया था। जहाँ शादी शुरू होने से पहले माहौल इतना तनाव भरा था, शादी पूरी होते होते वहाँ हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें गूंज उठी थी। अब शादी की विधियाँ तो हो चुकी थी, इसलिए प्राची ने सब मेहमानों को खाने के लिए भेजना शुरू कर दिया। उसने एक वेटर को हाथ के इशारे से बुलाया और घर वालों के लिए खाने की टेबल तैयार करने को बोल दिया। पावनी एक ही दिन में इतने मानसिक उतार चढ़ाव से गुजरी तो अभी वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। प्राची ने उसे थोड़ी देर के लिए आराम की गरज से हॉल के किनारे बने एक कमरे में ही भेज दिया। पावनी को कमरे में बिठाकर प्राची बाकी काम देखने बाहर आ गई थी। उसकी माँ तो अपने बेटे की शादी से ही मुंह मोड़ के बैठ गई थी, पर वो अपने बेटे की खुशियों को अनदेखा नहीं कर सकती थी।
प्राची के बाहर जाने के बाद पावनी ने बेड के क्राउन से सर टिका लिया और आंखें मूंद ली। एक दिन में ही उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। उसने अपनी मोहब्बत पा तो ली थी, पर अभी उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी। आने वाले समय का सोचकर ही उसे घबराहट हो रही थी। आखिर कैसे वो आरती जी और वंदना की नफरतों को झेलेगी, जो अब यकीनन पहले से भी बढ़ चुकी होगी। बस पार्थ के साथ होने की तसल्ली थी उसे, और प्राची दी भी खुश थी उसके और पार्थ के रिश्ते से। पावनी की यही सब सोचते सोचते जरा सी आंख लगी ही थी जब किसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया। पावनी भी हड़बड़ाकर सीधी हो बैठ गई। उसने नज़र उठाकर देखा तो प्राची उसके सामने खड़ी थी। वो शायद उसे जगाने ही आई थी। वो मैं ये बोल रही थी कि जब तक फैमिली की टेबल लग रही है, क्यों न तुम्हारा और पार्थ का फ़ोटो सेशन करवा लिया जाए। यही सब तो मेमोरीज रहती है। फिर कौन सा रोज़ रोज़ दूल्हा दुल्हन बनने का मौका मिलता है। पावनी की सवालिया नज़रों के जवाब में उसने विस्तार से पूरी बात कही और साथ ही उसके कंधे पर टहुका मारते हुए शरारत से बाईं आंख दबा दी। जवाब में पावनी चुपचाप उठकर जाने के लिए खड़ी हो गई। प्राची उसे अपने साथ लिए हुए बाहर हॉल में आ गई। हॉल के एक साइड पर बेहद खूबसूरत सा फोटो पॉइंट बनाया गया था। वहीं पर पार्थ पहले से ही खड़ा हुआ पावनी के आने का इंतजार कर रहा था। प्राची ने पावनी को उधर ही चलने का इशारा किया। अब माहौल काफ़ी खुशनुमा हो चुका था। पार्थ ने अब पावनी पर पूरी तरह से ध्यान दिया था। वो दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें जो रोने से गुलाबी हो चुकी थी और अब कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी लिपस्टिक से सजाए गए कटावदार भरे भरे होठ, छोटा माथा और खड़ी नाक जिस पर लश्कारे मारती हुई हीरे की नथ अलग ही छवि दिखा रही थी। गुलाबी और सुनहरा भारी कामदार लहंगा उसकी खिलती हुई रंगत पर गजब ढा रहा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती पार्थ ठाकुर की ओर बढ़ रही थी और पार्थ आसपास से बेखबर एकटक उसे ही देखे जा रहा था। तुम्हारी ही बीवी है, अब जीवन भर आराम से तार लेना, अभी फ़ोटो करवा ले। प्राची ने पार्थ की नज़रों को महसूस करके शरारत से कहा। मैं तो बस ऐसे ही, मेरा मतलब है वो मैं। पार्थ हड़बड़ा गया। उसको ऐसे हड़बड़ाते देख प्राची की जोरदार हंसी वहाँ गूंज उठी थी। ऐसे ही खुशगवार माहौल में पार्थ और पावनी की ढेरों यादगार फोटोज खींची गई। फिर सब खाने के लिए फैमिली टेबल पर बैठ गए। लगभग 15 वेटर वहाँ सर्विस के लिए खड़े थे। खाना सर्व हो गया तो प्राची ने पार्थ और पावनी को इशारा किया कि वो दोनों पहले एक दूसरे को खिलाए, फिर खुद खाना शुरू करे। पार्थ ने तो फटाफट खाने का कौर बनाकर पावनी की ओर बढ़ा दिया, जिससे उसने सर झुकाए ही खा लिया था। पर पावनी पर आज जाने क्यों एक अजीब सी झिझक सवार थी। उसकी सारी बोल्डनेस जैसे गायब हो गई थी। शायद शादी के खूबसूरत बंधन का एहसास था ये। उसने भी निगाहें नीचे किए हुए ही खाने का कौर पार्थ की ओर बढ़ा दिया। पार्थ ने उसके गुलाबी पड़ते चेहरे को दिलचस्पी से देखा और मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खाना खा लिया। सारे वेटर आंखों में सवाल लिए पार्थ की ओर देखने लगे, मानो जानना चाहते हो कि खाना कैसा लगा। इतना टेंशन मत लो आप लोग, खाना कैसा भी होगा, पावनी के हाथ से खाया है ना, तो अच्छा ही लगेगा मेरे भाई को। पावनी के हाथों से खाने में एक अलग ही स्वाद आता है ना, प्राची ने पार्थ को छेड़ते हुए कहा, जिस पर पानी पीते हुए पार्थ को एक जोरदार धक्का लगा था। वही सारे वेटर मुस्कुराने लगे थे। खाना खत्म होने के बाद सब लोग टेबल से उठने लगे तो वेटर लाइन से खड़े हो गए टिप की उम्मीद में, और उनकी उम्मीद से भी कहीं बढ़कर पार्थ ने 51,000 की घड़ी टेबल पर रख दी। वेटर्स की आंखें हैरत से खुली रह गई थी। फिर सबने खुशी खुशी पैसे लिए और पार्थ को धन्यवाद करते हुए चले गए। पापा विदाई करवा लेते हैं, अब काफ़ी रात हो गई है। पावनी भी थक गई होगी, पार्थ भी उतना दूर से ड्राइव करके आया था, उसे भी रेस्ट चाहिए होगा। प्राची ने मानक जी से कहा। हाँ, पर तुम्हारी माँ तो, मानक जी ने कहना चाहा पर प्राची ने बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं पापा, अभी वो अपनी जिद और नफरत में कुछ और नहीं देख पा रही है। आप चिंता मत करो, समय आने पर सब सही हो जाएगा, उसने अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा। हालांकि उसका अपना दिल भी इस बात से बोझिल हो रहा था, पर अभी वो अपने भाई की खुशियों में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। इसलिए वो सब भुलाकर दूल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी में लग गई। बंधन मिला के जिस हॉल में शादी का अरेंजमेंट किया गया था, उसी हॉल से अंदर जाने का भी रास्ता बना हुआ था, जहाँ कांच का बेहद खूबसूरत ग्लास डोर लगा था। प्राची आरती का थाल लिए वहीं खड़ी थी जब पार्थ पावनी के साथ वहां पहुंचा। पावनी, अपने दाहिने पैर से इस चावल से भरे कलश को गिरा दो और आलते की थाली में पैर डुबोकर सामने बिछे पीले कपड़े पर छाप बनाती हुई
गृह प्रवेश करो। प्राची ने उसे रस्म समझाते हुए कहा, जिस पर वो सर हिलाकर आगे बढ़ी और बताए अनुसार सब रस्म पूरी की। प्राची ने दोनों की आरती की और पावनी को लिए पार्थ के कमरे की ओर बढ़ चली। रुक जाइए। तभी पार्थ की गंभीर आवाज़ वहां गूंज उठी। पावनी मेरे कमरे में नहीं बल्कि अपने ही कमरे में जाएगी। पार्थ की इस बात पर प्राची ने चौंक कर उसे देखा था। पर क्यों? अब वो तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहेगी ना? प्राची ने थोड़ा गुस्से में कहा। हाँ, माना कि हमारी शादी हो गई है और उसे मेरे ही कमरे में रहना चाहिए, पर मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। भले ही ये शादी हो गई हो, पर हम दोनों अलग कमरे में ही रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। पार्थ ने सपाट से लहजे में कहा। वही प्राची के साथ साथ वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह गया था। यहाँ तक कि पावनी ने भी झटके से सर उठाकर हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखा था। पार्थ की आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। एक तो अच्छी खासी ड्राइविंग, ऊपर से घर आते ही इन हंगामों में उलझना। इस फैसले की वजह बताना चाहोगे? प्राची ने अब बड़ी बहन वाला रौब दिखाते हुए पूछा। वो जानती थी कि उसके अलावा इस बात से किसी को मतलब नहीं, और पावनी तो वैसे भी कभी अपने लिए स्टैंड लेगी नहीं। अगर आप अपने दिमाग के घोड़े किसी और दिशा में दौड़ा रही है तो उन पर जरा लगाम लगाइए। पार्थ ने प्राची के कंधों के इर्द गिर्द अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। बात बस इतनी सी है कि मुझे लगता है मालती आंटी खुद से ये घर छोड़कर नहीं गई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर हमें मिल जाएंगे। तब तक के लिए हम दोनों अलग रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि पावनी की विदाई उसकी माँ के सामने हो और उन्हीं के हाथों हो। समझी प्यारी बहना? पार्थ गंभीरता से बोलता हुआ अंत में शरारत पर उतर आया और प्राची की नाक खींच दी। पार्थ की बात पर प्राची एकटक उसे देखती रह गई। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसका भाई सच में बड़ा हो गया है और मैच्योर भी। वही पावनी की आंखें भी नम हो गई थी। पार्थ को जीवन साथी के रूप में पाना शायद उसकी जीवन भर की तपस्या का फल था। मोहब्बत तो उससे हमेशा से थी, पर आज वो उससे भी कहीं ऊंची जगह पर पहुंच गया था। उन दोनों को इस तरह से देखकर पार्थ को अजीब सी उलझन हुई। क्या? उन दोनों को बारी बारी से देखते हुए उसने कंधे उचकाए। तभी प्राची आगे बढ़कर उसके गले लग गई। आई एम रियली प्राउड भाई। मैं सच में लकी हूँ कि तुम मेरे भाई हो। मुझे पूरा यकीन है कि पावनी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। और पावनी? प्राची पावनी की तरफ पलट गई। तुम भी यकीन कर लो कि अब तुम्हारे दुखी रहने के दिन गए। खुशियों ने खुद दस्तक दी है, तो दरवाज़ा अब बंद मत रखना। तुम्हें तो और मजबूत रहना है। अभी अपनी माँ को भी वापस लाना है ना तुम्हें? प्राची ने उसके मेहंदी लगे हाथों को थामते हुए कहा। पावनी, जो बहुत देर से भावुक हो रही थी, अब और खुद को रोक न पाई और एकदम से प्राची के गले लग गई। उसके आंसू बहुत तेजी से बह निकले थे। तुम यार, बात बात पर मेरे नैना सावन भादो मत हुआ करो। बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सही के लिए हमेशा लड़ना, वरना गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। पार्थ ने पावनी की आंखों में आंखें डालकर समझाया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो कमज़ोर पड़े। वो चाहता था कि अगर वो उसके साथ ना भी हो तो भी वो अपने लिए खुद लड़ सके। चलो डियर लेडीज, इससे पहले कि रो रो कर आप लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाओ, अपने अपने रूम में जाओ और चैन की नींद के मज़े लूटो। पार्थ ने दोनों को हल्का फुल्का महसूस कराने की गरज से कहा। वो दोनों भी मुस्कुरा दी और अपने रूम की ओर चली गई। उनके जाते ही पार्थ ने एक गहरी सांस ली। वो जाहिर नहीं कर रहा था, पर वो अच्छे से जानता था कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। खासकर पावनी के साथ उसकी माँ और वंदना पहले से भी बुरी होने वाली थी। पर कोई नहीं, वो भी पार्थ ठाकुर है और पावनी अब पावनी पार्थ ठाकुर। तो उसकी तरफ उठने वाली हर गलत नज़र को झुकाना पार्थ की जिम्मेदारी है अब। फिर वो भी सर झटकते हुए अपने रूम में चला गया। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग नींद के आगोश में जा चुके थे, पर वो अभी भी बालकनी में खड़ी अपनी सोचों में गुम थी। बचपन से लेकर अब तक का समय आंखों के आगे चल रहा था। उसका खुशहाल छोटा सा परिवार, पार्थ के साथ बचपन में खेलना, संग स्कूल जाना, स्कूल में भी पार्थ का हमेशा उसकी ढाल बनकर रहना, फिर उसकी माँ का अचानक घर से जाना और सबका रवैया बद से बदतर होते जाना, फिर क्रिस के साथ जबरन उसकी शादी का फैसला, पर आज भी पार्थ का उसके लिए ढाल बनना। सबसे बड़ी बात कि सबसे विरोध के बाद भी डंकी की चोट पर उससे शादी करना। शादी की रस्मों के बारे में सोचते हुए अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पार्थ का ख्याल ही उसके दिल में बाहर ले आया था। वो यूं ही मुस्कुराते हुए बेड पर आकर लेट गई और पार्थ के बारे में सोचते हुए जाने कब नींद की वादियों में खो गई। सुबह उसकी नींद थोड़ी देर से खुली।
एक तो इतने दिन की बेचैनी, बेआरामी, ऊपर से कल काफ़ी थकान भी हो गई थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली, सुबह के 7 बज गए थे। वो जल्दी से बेड से उतरी और बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई तो उसने डार्क ऑरेंज और रेड कंट्रास्ट का प्लाजो कुर्ती पहनी हुई थी, हाथों में लाल चूड़ा, गले में मंगलसूत्र और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। वो जल्दी से आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। खूबसूरत लंबे बालों का ढीला सा जूड़ा बनाकर, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई और सिंदूर की डिब्बी उठाकर मांग में सिंदूर भरा। अपनी मांग में चमकते सिंदूर को देखकर परवश ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फिर वो जल्दी से नीचे आई और सीधा किचन में चली गई, क्योंकि 8 बज रहे थे और इस समय पार्थ को चाय चाहिए रहती थी। ऊपर से उसे प्राची के लिए कुछ भी खाने को बनाना था। वो जैसे ही किचन में पहुंची, वहां आरती जी और वंदना पहले से मौजूद थी। उन दोनों को देखकर जाने क्यों वो झिझक सी गई और अजीब सी घबराहट का शिकार हो गई। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और आरती जी के पैर छूने के लिए झुकी, पर उसके पैर छूने से पहले ही वो तमतमाती हुई किचन से बाहर चली गई। पावनी जाने क्यों शर्मिंदा सी हो गई। फिर भी वो वंदना की ओर बढ़ी और उनके पैर छूने चाहे ही थे कि वो अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो गई। बस बस, इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये सारे मासूम बनने के पैतरे पार्थ के ऊपर चलाना। और कहते हुए उन्होंने गौर से पावनी को देखा। वाह, साज सज्जा देखकर तो लग रहा है बहुत खुश हो। शायद यही चाहती ही थी तुम। ऊपर से बेशर्मी तो देखो, मुंह उठाई किचन में घुसी आ रही। दीदों में जरा भी पानी बचा हो तो निकलो यहाँ से, और दोबारा ऐसे मुंह उठाए यहाँ आना भी मत, समझी? जाओ यहाँ से अब। वंदना ने हाथ उठाकर उसे बाहर जाने का इशारा किया और पावनी मरे मरे कदमों से वापस जाने के लिए मुड़ गई। खुद को मजबूत बनाने के सारे वादे धरे के धरे रह गए और पार्थ की नसीहतें भी बेकार साबित हुई। न चाहने के बावजूद भी उसकी आंखें आंसुओं से चमक उठी। वह भारी कदमों से मुड़कर किचन से निकल ही रही थी जब पार्थ की आवाज़ उसके कदम रोक दिए। रुक जाओ वहीं पर, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से जाने की। पावनी ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर देखा तो पार्थ किचन के दरवाजे पर खड़ा हुआ वंदना को सोलो भरी निगाहों से घूर रहा था। उसे गुस्से में देखकर पावनी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना ही चाहा था कि पार्थ ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस मैं बोलूँगा और आज के बाद मुझे यह बात बार बार दोहरानी न पड़े, इसलिए सब लोग अच्छे से सुन लो। पावनी अब मेरी पत्नी है। पावनी पार्थ ठाकुर है वो, तो इस घर पर उसका उतना ही हक है जितना मेरा, बल्कि उसका तो डबल हक है। अब वह जहाँ चाहे जब चाहे आ जा सकती है, और उसे क्या करना है क्या नहीं, कहाँ आना जाना है कहाँ नहीं, ये आपका सर दर्द नहीं है, समझी? आप मिसेज वंदना रघुवंशी। पार्थ ने अंतिम शब्दों पर जोर देकर कहा। आज के बाद मेरी पत्नी को एक भी गलत या अपमानजनक शब्द कहने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि हर बार पार्थ ठाकुर आपको सामने मिलेगा। पार्थ ने बेहद मजबूत लहजे में वंदना की आंखों में आंखें डालकर कहा। पावनी उसके इस रूप से वही सहमी हुई चुपचाप खड़ी रह गई थी, जबकि वंदना उसे आंखें फाड़कर ऐसे देख रही थी जैसे एफिल टावर पेरिस की जगह अपने किचन में देख लिया हो। पर वंदना ने जवाब में कुछ कहा नहीं। वो पार्थ के गुस्से को उसके बचपन से ही जानती थी। वो अगर गुस्से में अंधा हो गया तो फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, फिर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि सामने कौन है। इसलिए उन्होंने चुपचाप वहाँ से निकल जाने में ही भलाई समझी और पावनी को घूरती हुई वहाँ से चली गई। वंदना के जाते ही पार्थ पावनी की तरफ घूमा और वो तो लगातार उसे ही देखे जा रही थी। एकदम से हड़बड़ा गई। तुम यहाँ करने क्या आई थी वैसे, वो भी सुबह सुबह? पार्थ ने उसे गहरी नज़र से देखते हुए पूछा। पावनी ने नज़र उठाकर उसे देखा। ग्रे ट्रैक पैंट पर ब्लैक हाईनेक में अपने ऊंचे लंबे कद के साथ वो बहुत फ्रेश और स्मार्ट लग रहा था। पावनी की नज़र जैसे वहीं ठहर गई। वो कुछ भी जवाब दिए बिना बस उसे देखे जा रही थी। हाय, लगता है अपने भाई के लिए नज़र बट्टू लाना ही पड़ेगा, वरना उसे उसकी ही बीवी की नज़र न लग जाए कहीं। प्राची किचन में दाखिल होते हुए शरारत से बोली और आके सीधा पावनी के गले में बाहें डालकर खड़ी हो गई। पावनी उसकी बात पर बुरी तरह झेप गई। वो नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही, वो पावनी हकलाई। कोई ना, तुम्हारा ही आइटम है, जितना मर्जी उतना देखो, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। वैसे मैं यहाँ तुम्हें ये कहने आई थी कि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म कर लेती हूँ, इसलिए तुम आज खाने के साथ कुछ मीठा भी बना लेना, प्राची ने प्यार भरे लहजे में कहा। पावनी की आंखों में फौरन आंसू तैर गए।
उसे उम्मीद ही नहीं थी कि जिन हालात में ये शादी हुई है कोई उसे इन सब छोटी छोटी रस्मों के लिए बोलेगा भी। अब अगर ये खुशी के आंसू है तो थोड़ा और बहा सकती हो, वरना बिल्कुल भी आंसू दिखने नहीं चाहिए अब तुम्हारी आंखों में। माना कि मॉम को ये सब रस्म करवानी चाहिए थी, पर मैं भी तो पार्थ की बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहन भी तो माँ जैसी होती है ना। प्राची ने मोहब्बत से उसके गालों को छूते हुए कहा, जिस पर वो भी भीगी आंखों के साथ मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग हॉल में मौजूद टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। तभी पावनी नौकर के साथ वहां दाखिल हुई। उसके साथ में ही नाश्ते की ट्रॉली थी, जिसे वो नौकर ही धकेलते हुए ला रहा था। टेबल के पास पहुंचकर पावनी ने सबसे पहले मानक जी के पैर छुए, जिस पर उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फिरा दिया। आरती जी अभी भी अपने कमरे में ही थी और उन्होंने अपना नाश्ता वहीं भिजवाने के लिए बोल दिया था। आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। मानक जी ने पावनी को भी साथ बैठने का इशारा करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे, पहले आप लोग खाओ और अपनी अपनी जेब ढीली करो। प्राची ने फौरन ऐतराज जताया। हमें नहीं खाना इसका बनाया हुआ नाश्ता। वंदना जल भूनकर बोली। हाँ तो यहाँ कौन सा लंगर चल रहा है, जिसको खुशी से खाना है उसका वेलकम, वरना फिर भीड़ कम। प्राची कहाँ पीछे रहने वाली थी। प्राची, मानक जी ने उसे टोका, जिस पर उसने वंदना को देखकर मुंह बिचकाते हुए एक कटलेट उठाया और उसे यूं ही कुतरने लगी। मानक जी ने वंदना को भी चुप बैठने का इशारा कर दिया। वो भी तुनक कर मुंह बनाती हुई बैठ गई। पावनी ने चुपचाप सबको नाश्ता सर्व करना शुरू कर दिया। इस दौरान पार्थ की निगाहें उसके चेहरे पर ही जमी हुई थी और वो ये महसूस भी कर रही थी, जिससे वो थोड़ा घबराई हुई सी भी थी, और पार्थ उसकी घबराहट से मजे ले रहा था। अब तक नाश्ता भी सर्व हो चुका था और सब खाने में बिजी हो गए थे। पावनी भी आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी, लेकिन उसने नाश्ता शुरू नहीं किया था। वो सबके खाने के बाद इत्मीनान से नाश्ता करने के मूड में थी। पार्थ खाते खाते भी उसे अपनी निगाहों के घेरे में लिए हुए था। वो दोनों हाथ गोद में धरे यूं ही चुपचाप बैठी हुई थी। पावनी ने एक दो बार उसकी तरफ देखा भी, पर उसकी आंखों में भरी शरारत ने उसे निगाह झुकाने पर मजबूर कर दिया था। पावनी बेटा, जरा ये ऑमलेट पास करना। तभी मानक जी ने उससे कहा। जी, इतना बोलकर उसने ऑमलेट की डिश उठाकर उनकी ओर बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने डिश पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक तभी पार्थ ने टेबल के नीचे से हाथ बढ़ाकर उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में पकड़कर धीरे से दबा दी। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके दूसरे हाथ में पकड़ी हुई डिश कांपने लगी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मानक जी ने उसके कांपते हाथों को देखते हुए पूछा। वो तो ठीक है, लेकिन पार्थ ठीक नहीं है, प्राची ने पावनी के हाथ से बॉल लेते हुए कहा। उसने पार्थ की छेड़खानी देख ली थी। उसकी बात पर पार्थ को खांसी आ गई। मानक जी ने तुरंत पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने झट से पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ अचानक? कल तक तो बिल्कुल सही थे। मानक जी को उसकी चिंता ने आ घेरा। अरे अचानक कहाँ, बचपन की बीमारी है ये तो, जिसे कहते हैं। प्राची के बोलते बोलते ही पार्थ उठ खड़ा हुआ। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, शाम को मिलता हूँ। बोलते हुए वो तेजी से बाहर निकल गया। वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। उसका कोई भरोसा नहीं था कि कब कहाँ और क्या बोल दे। उसकी इस हरकत पर पावनी के होठों पर हंसी तैर गई थी। देखते देखते 20 दिन बीत गए थे। उस दिन पार्थ की चेतावनी के बाद से वंदना ने पावनी से कुछ नहीं कहा था। आरती जी तो वैसे भी उससे बात ही नहीं करती थी। दिन बीतते जा रहे थे। पार्थ पूरे जोर शोर से मालती जी को ढूंढने में लगा हुआ था। उसका एक दोस्त जो एसपी था, उससे भी पार्थ ने बोल रखा था और वो भी अपने लेवल पर खोजबीन करने में लगा हुआ था, पर अब तक कोई सफलता उसके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन पार्थ को पूरा यकीन था कि बहुत जल्द वो उन तक पहुंच ही जाएगा। पावनी, शाम को तैयार रहना, मिस्टर नारंग की सिस्टर की शादी है। वैसे तो उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया था, पर प्राची दी इस कंडीशन में ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं चाहती। पापा आउट ऑफ टाउन है वैसे भी, और मॉम का तो तुम्हें पता ही है। मैं मिस्टर नारंग को मना भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम और मैं ही चलेंगे। बाकी लोग के लिए एक्सक्यूज़ कर लेंगे, ओके। पार्थ ने कार ड्राइव करते हुए ही बगल वाली सीट पर बैठी पावनी को सब डिटेल बता दी। वो ऑफिस जा रहा था और क्योंकि पावनी का यूनिवर्सिटी टाइम भी सेम था, तो वो उसे ड्रॉप करते हुए जाता था रोजाना। वो सब तो ठीक है, पर आंटी और ज़्यादा नाराज़ न हो जाए इस बात से। पावनी ने सशांकित स्वर में कहा। मॉम की गुस्से का ज़्यादा मत सोचो तुम। कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं, समय के साथ साथ उनमें खुद बदलाव आ जाता है, पार्थ ने उसे समझाया। वो बस सर हिलाकर रह गई। शाम को जब पार्थ ऑफिस से आया
तो लॉन्च में उसे कोई दिखा नहीं, पर अंदर हॉल में आते ही प्राची दिखाई पड़ गई, जो वहीं सोफे पर आराम से अधलेटी हुई टीवी देख रही थी। उसके बगल में ड्राई फ्रूट्स का बॉल रखा हुआ था और वो उसमें से थोड़ा थोड़ा खाती जा रही थी। सारा दिन बकरी की तरह पत्तियाँ चरती रहती हो आप, वो उसके पास आते हुए बोला। हाँ बेटा, बोल लो जितना बोलना है, जब पावनी का टाइम आएगा तब पूछूंगी मैं तुमसे। प्राची ने फौरन हिसाब चुकता किया। पार्थ बुरी तरह से झेप गया। मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में मिस्टर नारंग के यहाँ जाऊँगा पावनी के साथ, कहते हुए वो झपाक से वहाँ से निकल गया। वही प्राची उसे ऐसे झेपते देखकर मुस्कुरा दी थी। थोड़ी ही देर में वो रेडी होकर नीचे आ गया था। ग्रे कोट पैंट के साथ ब्लैक शर्ट में सजा हुआ वो बेहद हैंडसम लग रहा था। ऊपर से बेहतरीन और कीमती परफ्यूम की खुशबू उसे और दिल फरेब बना रही थी। जब वो हॉल में आया तो प्राची अभी भी वही मौजूद थी, पर अब वो टीवी बंद करके बच्चों की केयर पर कोई मैगजीन देख रही थी। पावनी रेडी नहीं हुई क्या अभी तक? पार्थ ने सब तरफ नज़र दौड़ाते हुए प्राची से पूछा। आती ही होगी, लड़कियों को थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पर वो तो कभी ज़्यादा टाइम नहीं लेती थी, हमेशा सबसे पहले रेडी हो जाती थी वो। पार्थ झुंझुलाया। अरे मेरे भोले भंडारी, पहले की बात अलग थी, अब वो तुम्हारी बीवी की हैसियत से जा रही है बाहर। प्राची ने उसके बाल भी घेर दिए, जिस पर वो और चिढ़ गया। तभी प्राची की नज़र सामने पड़ी जब पावनी तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने डीप ब्लैक शिफॉन साड़ी को नए अंदाज में ड्रेप किया हुआ था, जिस पर सिल्वर बीट्स का बारीक सा वर्क किया गया था। लाइट मेकअप के साथ मैसी बन बनाए हुए, कानों में सिल्वर डेंगलर्स, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, दूसरे में वाइट गोल्ड की चूड़ियाँ और गले में मंगलसूत्र पहने वो सादगी में भी कयामत वाली कहावत को सच कर रही थी। पार्थ की नज़रें तो उसकी तरफ उठी तो जैसे पलटकर आना ही भूल गई। वही उसकी नज़रों से झेपते हुए पावनी भी सीढ़ियाँ उतरकर वहीं रुक गई थी। प्राची बड़ी दिलचस्पी के साथ ये मंजर देख रही थी। जब काफ़ी देर तक वो दोनों अपने आसपास से बेखबर एक दूसरे को ही देखते रहे तो प्राची ने हल्के से गला खंखारा, पर उन दोनों पर कोई असर ना हुआ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। प्राची ने लहक लहक कर गाना शुरू कर दिया था और उसकी जोरदार आवाज़ पर दोनों जैसे होश में आए हो। पावनी तो झेप कर अपनी गर्दन खुजाने लगी थी। वहीं पार्थ बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। आप कभी सुधर नहीं सकती है ना, कहता हुआ वो अफसोस से सर हिलाते हुए बाहर पोर्च की ओर चल पड़ा। प्राची उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हम तो भाई जैसे है वैसे रहेंगे, और तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? तुम्हें क्या धक्का लगाना पड़ेगा चालू करने के लिए? प्राची ने पावनी से कहा, जो अभी तक जैसे वहीं जमी हुई थी। जल्दी जाओ, कहीं तुम्हारा पति पावनी पावनी करता हुआ जंगलों में न चला जाए। बोलते हुए प्राची अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पावनी भी खुद को संभाल कर पोर्च की तरफ बढ़ गई। जब वो पोर्च में पहुंची, पार्थ गाड़ी निकाल चुका था। पावनी को देखते ही उसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट डोर खोल दिया। वो भी चुपचाप आकर उसकी बगल की सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही पार्थ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। पावनी चुपचाप दोनों हाथों को अपनी गोद में धरे आपस में उंगलियां मरोड़ रही थी। पार्थ बीच बीच में उस पर निगाह डाल लेता था। जब बहुत देर तक वो अपनी उंगलियों को ही तोड़ती मरोड़ती रही तो पार्थ से रहा नहीं गया। सुना है पार्टी में फिंगर चिप्स भी बने हैं स्टार्टर में। बस अब ज़्यादा दूर नहीं है वेन्यू। हाँ, क्या मतलब? वो हैरान हुई। मतलब ये कि जब पार्टी में फिंगर चिप्स मिलने ही हैं तो क्यों बिना वजह अपनी उंगलियों को हाथों से अलग करने पर लगी हो? पाप लगेगा तुम्हें, पाप। और अगर मैं यहीं पर तुम्हें कत्ल कर दूँ तो पाप और पुण्य का हिसाब बराबर हो जाएगा नहीं? आज बहुत वक्त बाद उसमें पुरानी पावनी की झलक मिली थी और पार्थ की किरदार हंसी कार में गूंज गई थी। थोड़ी देर में ही वो दोनों वेन्यू पर पहुंच गए थे। पार्टी एक शानदार 5 स्टार रिजॉर्ट में रखी गई थी। तरह तरह के कीमती कपड़ों और ज्वेलरी में सजी सवरी औरतें और लड़कियां यहाँ वहाँ घूम रही थी। कुछ अपने पतियों और बच्चों के साथ थी, कुछ मंगेतर और बॉयफ्रेंड के साथ। कुल मिलाकर पार्टी अपने पूरे सबाब पर थी। पार्थ तो वहाँ पहुँचने के बाद अपने बिजनेस सर्किल में मिलने मिलाने लग गया था। उसने पावनी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ लोग उसकी शादी पर खुश थे तो कुछ हैरान भी। वहीं कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो बहुत दुखी हुई थी ये खबर सुनकर और पावनी को घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद पावनी को इस बनावटी मेल मिलाप से बोरियत और उलझन होने लगी और वो पार्थ से बोलकर बाकी सबको एक्सक्यूज करती हुई स्टेज के सामने लाइन से लगी हुई चेयर्स में से एक पर बैठ गई। उसने वेटर से एक कॉकटेल ड्रिंक मंगवा ली थी और अब वहीं बैठे उसमें से सिप भर रही थी। अचानक वहाँ जोरदार म्यूजिक बज उठा।
पावनी जो अपने ही ख्यालों में गुम ड्रिंक के सिप ले रही थी, एकदम से उछल पड़ी और शर्मिंदगी से अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा। फिर उसने ये देखकर चैन की सांस ली कि उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। पर एक मिनट, ये सब लोग एक सीध में ही क्यों देख रहे हैं? उसने भी सबकी निगाहों का पीछा किया और फिर एक पल में ही सब उसकी समझ में आ गया। सामने ही अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरी हुई दुल्हन यानी कि मिस्टर नारंग की बहन चली आ रही थी। जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंची, डीजे ने गाना बजा दिया, मेरे सैया सुपरस्टार। फिर जो दुल्हन ने उछल कूद कर नाचते हुए स्टेज पर चढ़ाई की थी कि पावनी हैरानी से मुंह खोले देखती ही रह गई थी। तभी उसकी बगल में खड़े पार्थ ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके मुंह को बंद कर दिया। सुरसा क्यों बन रही हो, वो भी सबके सामने? अरे ऐसे हर जगह अपने असली रूप में मत आया करो। लोगों को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें अपने लोग को वापस जाना होगा। पार्थ बिल्कुल गंभीर था। तुम मेरे हाथों कत्ल होना चाहते हो क्या? वो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली। अरे मैं तो तुम्हारी नज़रों से पहले ही कत्ल हो चुका हूँ, अब हाथों से भी कत्ल कर दो, उसने शरारत से उसकी ओर झुकते हुए कहा। वो इस वक्त पावनी के बेहद करीब था और सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। उसे अपने इतने नज़दीक पाकर पावनी के दिल की धड़कनें उथल पुथल होने लगी थी। हाय कितना सोना कपल है। मुझे तो जी हमारे जवानी के दिन याद आ गए इन्हें ऐसे देखकर। उधर से गुजरती मिसेस जिंदल की इठलाती हुई आवाज़ पर दोनों चौंक कर सीधे हुए थे। पावनी उससे नज़रें चुराती हुई सामने स्टेज की ओर देखने लगी थी, जहां अब दूल्हा एक रोमांटिक गाने पर दुल्हन को प्रपोज कर रहा था। अब शादियों में रीति रिवाज से ज़्यादा ढकोसले और भोंडापन होने लगा था। पावनी ने बोरियत से मुंह बनाते हुए कहा, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना? मतलब तुम ये सब नहीं कर पाए अपनी शादी में, ऐसे ही सिंपली हो गई हमारी शादी। पार्थ ने मजाक करते हुए कहा, मेरी शादी तुमसे हो गई बस यही मायने रखता है मेरे लिए, बाकी सब बातें बेमानी हैं। वो भी अपनी ही झोंक में कह गई। फिर एहसास होते ही नज़रें चुरा गई, जबकि पार्थ दिल खोलकर मुस्कुराया था उसकी इस बात पर। फिर जयमाला वगैरह के बाद खाने पीने से निपटकर उन दोनों ने मिस्टर नारंग से विदा ली और घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक जगह उनकी गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी हुई थी कि तभी बगल में एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। पावनी गाड़ी में बैठी इधर उधर देख ही रही थी जब उसकी नज़र उस ब्लैक मर्सिडीज पर पड़ी। उसे लगा जैसे धरती अपनी जगह पर थम गई है। उसे अपनी निगाहों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सिग्नल ग्रीन हो गया और वो मर्सिडीज उनके बाजू से निकलकर आगे बढ़ गई। रात के करीब 11 बजे थे। प्राची लॉन्ज में टीवी देख रही थी जब पार्थ और पावनी वहां आए। कैसा रहा शादी का फंक्शन? प्राची उन्हें साथ देखकर मुस्कुराई। डिनर और जयमाला के बाद लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे। पार्थ ने कहा, आप सोई नहीं? पार्थ उसके पास ही बैठ गया। पावनी भी धीरे से सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वेरी गुड। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, साथ घूमना फिरना कपल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्राची ने कहा। लेकिन तुम दोनों कुछ परेशान लग रहे हो। लड़ाई हो गई? प्राची ने दोनों के सीरियस चेहरे को देखा। मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ दीदी, आपके लिए कुछ लाऊं? पावनी उठ खड़ी हुई कि मालती का जिक्र उसे फिर से रोने पर मजबूर कर देता और वह अकेले में रोना चाह रही थी। नहीं चंदा, सिर्फ कॉफ़ी। प्राची ने भी ज़्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। पावनी किचन की तरफ चली गई। प्राची ने सवालिया नज़रें पार्थ के चेहरे पर डाली। रास्ते में पावनी की नज़र मालती आंटी पर पड़ी। वह मर्सिडीज में थी। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की मगर सिग्नल की वजह से गाड़ी निकल गई। पार्थ ने पावनी की उदासी की वजह बताई। प्राची होठ सिकोड़ कर रह गई। मालती आंटी का लेटर और उनका गायब हो जाना वाकई समझ से बाहर है। तुमने नंबर नोट किया गाड़ी का? प्राची को ध्यान आया। हाँ, सुबह अपने दोस्त को नंबर दूंगा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। पार्थ सोफे से टेक लगाए नीचे कारपेट पर बैठकर शूज उतारने लगा। आपको जल्दी सो जाना चाहिए। देर रात तक क्यों जाग रही है? तुम्हारे जीजू से बातें कर रही थी। मैं कल वापस जा रही हूँ। प्राची ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों? पार्थ को हैरानी हुई। मम्मा से थोड़ी बहस हो गई। प्राची उसे होशियार करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि पावनी और पार्थ किसी साजिश का शिकार हो। किस बात को लेकर? मुझे जूतों में डालता वह पूरी तरह प्राची की तरफ मुड़ा। पार्थ, हम कभी मम्मा और मालती आंटी के बीच खामोश जंग की वजह न जान सके, और अब जब आंटी नहीं है तो पावनी मम्मा के निशाने पर है। वह तुम दोनों की शादी से कुछ खुश नहीं है। मम्मा और वंदना मौसी तुम दोनों के लिए कुछ प्लान करने की बात कर रही थी। प्राची को समझ नहीं आ रहा था वह अपनी सगी माँ के बारे में कैसे पार्थ को बताए। कुछ पल यूं ही बीत गए। तुमने हमेशा सच का साथ दिया, कभी सच बोलने से चूके नहीं। अपनी आंखें खुली रखना। मुझे तो इस उम्र में वंदना मौसी की शादी ही हजम नहीं हुई। अब तक प्राची कुछ उलझी हुई थी।
उसने आने वाले हालातों से पार्थ को चौकन्ना रहने की तरफ इशारा किया। यू डोंट वरी दी, मैं साजिशी औरतों का निशाना बनने वाला मर्द नहीं हूँ। पहले भी पावनी को बदनाम करने की कोशिश की जा चुकी है। न मैंने तब यकीन किया था और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने भी गंदी निगाह मेरी बीवी पर डाली उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। मैंने पावनी से अपनी ख्वाहिश पर शादी की है, किसी के कहने पर छोड़ूंगा नहीं। पार्थ का मजबूत लहजा अंदर आती पावनी ने भी गौर से सुना था। प्राची को थोड़ा तसल्ली हुई। वंदना आजकल बहुत परेशान थी। क्रिस कई दिनों से घर नहीं आया था। फ़ोन करने पर भी उसने नाराज़गी जाहिर की थी। वह पावनी की पार्थ से शादी हो जाने पर बहुत गुस्सा था और पार्थ को रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। वंदना चिंता में थी कि क्रिस कोई गलती उनके लिए मुश्किल न खड़ी कर दे। पूजा के रंग ढंग भी अलग थे। रात को देर से घर लौटने लगी थी। रोज़ पार्टी में जाती। वंदना, मैंने फैसला किया है कि आप क्रिस का इंतजाम कहीं और कर ले। मयंक जी ने क्रिस से बात खत्म करके आती वंदना से अचानक कहा तो वंदना एक पल को ठिठकी और पूजा को भी अपनी जबान में समझाए। हमारे घर के तौर तरीके ऐसे नहीं हैं। अगर आपको और आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों के लिए अलग घर ले लेता हूँ। यह ज़्यादा बेहतर होगा, मयंक जी कह रहे थे और वंदना फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। इससे पहले कि वंदना कोई एतराज़ करती या मयंक जी कुछ और कहते, उनका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर आता हुआ नाम देखकर मयंक जी चौंके, मगर अपने एक्सप्रेशन पर तेज़ी से काबू करके उन्होंने नरम अंदाज में कॉल रिसीव की। हेलो अंकल, मैं स्टडी में हूँ, ज़रूरी बात करनी है। आप वंदना मौसी पर कुछ भी जाहिर किए जितनी हैरत उन्हें पार्थ की कॉल देखकर हुई थी उससे कहीं ज़्यादा उसकी बात सुनकर। ऐसी क्या बात थी कि नौकर के बजाय पार्थ को फ़ोन का सहारा लेना पड़ा और अब स्टडी में बुला रहा था। मयंक जी ने हैरान बैठी वंदना को देखा। मयंक जी अपना कॉफ़ी का मग उठाकर कमरे से निकल गए। शुक्र है, वंदना शौक में थी, वरना ज़रूर पूछती। मयंक जी स्टडी में आए तो पार्थ के साथ मानक जी को भी देखकर चौंक गए। सब ठीक तो है? मयंक जी को कुछ अलग लगा। पार्थ ने स्टडी का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मयंक जी ने मानक जी को सवालिया नज़रों से देखा तो उन्होंने अनजानेपन से कंधे उचका दिए। मैंने आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करने के लिए तकलीफ़ दी है और मैं चाहता हूँ कि जब तक हम किसी नतीजे पर ना पहुँचे यह बातें हम तीनों के बीच ही रहे। पार्थ ने कुर्सी पर बैठते हुए बात शुरू की। ऐसा क्या कॉन्फिडेंशियल है? मानक जी उलझन में पड़ गए। कल मैं और पावनी फंक्शन के बाद लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। वापसी में पावनी ने मालती आंटी को एक मर्सिडीज में नजर आई थी। हमने उनका पीछा भी किया मगर गाड़ी निगाह से ओझल हो गई। जो अपनी मर्जी से गया हो उसका पीछा करने की क्या जरूरत थी? मयंक जी ने पार्थ की बात काट दी। पावनी उनसे मिलकर एक बार उनके घर से जाने के बारे में जानना चाहती थी और शायद हम सब यह चाहते हैं कि पता तो चले आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब की पार्थ की बात पर मयंक जी खामोश रहे क्योंकि यह सवाल तो उन्हें भी तकलीफ देता था। उन्होंने मालती जी से बहुत मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत को निभाया भी, मगर मालती उन्हें धोखा देकर चली गई किसी और की मोहब्बत का दम भरने। मोहब्बत करने वाला कितनी तकलीफ महसूस करता है यह बताया नहीं जा सकता। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और सुबह उस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी भी निकलवा ली है। दोनों पार्थ का एक एक शब्द गौर से सुन रहे थे। हम मालती आंटी को गलत समझते हैं इसलिए कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। क्या मालूम वह किसी साजिश का शिकार हुई हो। पार्थ ने रुककर दोनों के चेहरे को देखा। दोनों ही हैरत की तस्वीर बने उसे देख रहे थे। पार्थ इज राइट, वाकई हमने कभी इस तरह सोचने की जरूरत महसूस नहीं की, वरना मालती जी ने 23 साल हमारे साथ गुजारे हैं, कभी हमें उसके किरदार के बारे में कोई बात बुरी नहीं लगी। मानक जी ने सोचते हुए कहा। और वह चिट्ठी? मयंक जी अभी भी कहीं दिल में गलतफहमी छुपाए बैठे थे। इसका जवाब तो मालती आंटी ही दे सकती है। पार्थ को मालती आंटी के सही होने पर पूरा भरोसा था। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मानक जी आगे का प्लान जानना चाह रहे थे। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।